साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर आप टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ये सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली करके एक ऐप होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी मात्र फीस 499 रखी गई है। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किंग लियर। और किंग लियर को किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से तीसरे नंबर की है। अगर हम किंग लियर के कुछ की फैक्ट की बात करें तो इनके कुछ की फैक्ट हमने थंबनेल पे लिख रखे हैं, इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर किंग लियर का जॉनर की बात करें तो ये ट्रेजेडी है। रिटन बिटवीन यानी कि कब इसको लिखा गया तो 1605 से 1606 के बीच में इसको लिखा गया है, 1605 टू 1606। किंग लियर की सेटिंग जो है वो ब्रिटेन में दिखाई जाती है और इसका जो पब्लिकेशन डेट है यानी कि ये पब्लिश हुई तो फर्स्ट क्वार्टो में। जब आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार क्वार्टो में किंग लियर को कब पब्लिश कराया गया था तो आपको डेट देना है 1608। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर का जो ये ट्रेजेडी है किंग लियर, इसको फर्स्ट फोलियो में कब पब्लिश कराया गया था, तब आपको आंसर करना है 1623। और जब ये 1623 में यानी कि 1623 में इस किंग लियर को फर्स्ट फोलियो में पब्लिश कराया गया था तो विलियम शेक्सपियर के 2 सह एक्टर जिनका नाम हेनरी और कॉन्डेल था, उनके द्वारा इनका फर्स्ट फोलियो जो है वो पब्लिश कराया गया था, जिसमें टोटल 36 प्ले थे और पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स रफेल हॉलिंसार्ड का क्रॉनिकल्स है। क्या है? रफेल हॉलिंसार्ड का क्रॉनिकल्स इसका क्या माना जाता है? सोर्स माना जाता है। जो हॉलिंसाइड क्रॉनिकल्स है इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम हॉलिंसाइड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड कहलाता है, ये ध्यान रखना। अगर हम इसके एडिशन की बात करें, इसके 2 एडिशन आए थे, ठीक है। वैसे तो सेवरल वॉल्यूम आए थे लेकिन 2 एडिशन इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका फर्स्ट एडिशन 1577 में और सेकेंड एडिशन 1587 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा इसमें और कुछ बचा है नहीं। नेक्स्ट क्या है, इसके की फैक्ट के बारे में समझ लीजिएगा। अगर की फैक्ट का जिक्र करते हैं तो देखो ध्यानपूर्वक, सबसे पहले क्या दिया गया है ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका फुल टाइटल, अगर हम फुल टाइटल की बात करें तो यहां पे देखो फुल टाइटल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर करके इनका फुल टाइटल होगा। क्या होगा? द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। इसके बाद रिटेन प्रोबेबली 1605 या 6 यानी कि 1605 और 6 के बीच में इसको लिखा गया है, ठीक है। पहली बार ये प्रिंटेड हुई थी यानी कि पब्लिश हुई थी 1623 में फर्स्ट फोलियो में, जो कि हेनरी कॉन्डेल और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा इनका फर्स्ट फोलियो जो है वो पब्लिश करवाया गया था, जिसमें 36 प्ले थे और पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। ये सब बातें हम थंबनेल में भी बता चुके हैं। जॉनर इसका क्या है? ट्रेजेडी है। इसमें टोटल कितने एक्ट की ये ट्रेजेडी है? तो ये 5 एक्ट की ट्रेजेडी है। सीन इसमें टोटल कितने हैं? 26 सीन दिखाए जाते हैं। इसका ट्रेजिक हीरो यानी कि प्रोटोगनिस्ट कौन है? तो लियर है, जो कि ब्रिटेन का राजा है, किंग ऑफ ब्रिटेन है। सेटिंग इसकी ब्रिटेन में दिखाई जाती है। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा विलियम शेक्सपियर का डेथ यानी कि बर्थ एंड डेथ दे रखी है। तो इनकी बर्थ डेट है 1564 और डेथ डेट है जो है वो 1660 है, यानी कि इनका जन्म 1564 और मृत्यु 1616 में हुई है। इतना क्लियर हो लिया। नेक्स्ट, इसका पब्लिशिंग डेट, भाई अगर आपसे पूछा जाए कि क्वार्टो में ये सबसे पहली बार कब आई थी तो 1608 मेंशन करना है, फर्स्ट फोलियो में 1623 में, और सेटिंग इसकी ब्रिटेन में हो ही गई है। इसके सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी देखो 3-4 चीजें हम लोगों से पूछी जाती हैं। एक तो कैरेक्टर पूछी जाती है, लाइनें पूछी जाती हैं, सोर्स पूछी जाती है, जॉनर पूछा जाता है, सेटिंग पूछी जाती है। बस इतनी चीजें आप किसी भी प्ले की अच्छे से तैयार करके जाइएगा, मुझे लगता है क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, जितना भी टीजीटी में पूछा जाना है, टीजीटी या पीजीटी कुछ भी हो हमारा। तो चलो सोर्सेस की बात कर लें। रफेल हॉलिंसार्ड, इसका फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रॉनिकल्स। फर्स्ट वॉल्यूम देखिएगा, इसमें खाली सेकेंड वॉल्यूम की डेट हमने मेंशन कर रखी है 1587। बट अगर हम बात करें इसके फर्स्ट वॉल्यूम की तो वो जो 2 एडिशन आए थे, जिसमें फर्स्ट एडिशन 1577 था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1577 में फर्स्ट एडिशन, और इसका जो सेकेंड एडिशन आया था वो 1587 में आया था, ठीक है। ये चीज यहां पर क्लियर कर लेना है। डी और दूसरा सोर्स इसका क्या माना जाता है? द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एंड हिज 3 डॉटर्स 1605। और थर्ड इसका सोर्स माना जाता है द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट 1574। और ये किसके द्वारा, द मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट किसके द्वारा लिखा गया है?
जॉन हिगिंस। ठीक है, जॉन हिगिंस के द्वारा इसको लिखा गया है। जॉन हिगिंस ने कौन सा लिखा है? मिरर फॉर मजिस्ट्रेट। और एक चीज इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी सोर्स पूछ लिया जाता है कभी कभी, यानी कि ये दो सोर्स आपसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। सर फिलिप सिडनी की आर्केडिया जो है, जो कि 1590 में आई थी, वो भी इस किंग लियर का सोर्स मानी जाती है। तो ये मेनली 4 सोर्स किंग लियर के माने जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अब इसकी स्टोरी, क्योंकि इसकी कहानी तो हमने बहुत अच्छे से बताई दी है। अब हम इसकी स्टोरी का जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, स्टोरी की जिक्र करने से पहले हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जो किंग लियर होता है ना, ये ट्रेजिक हीरो है हमारे इस प्ले का, किंग लियर। और इसकी कितनी 3 बेटियां हैं, इसकी 1 2 3, यानी कि यहाँ पे देखो मेंशन है, इनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को मैंने यहाँ पे एक, सबसे बड़ी बेटी का नाम गोनरिल है, और मझली बेटी यानी कि बीच वाली जो बेटी है इसकी वो रीगन है। कॉर्डेलिया जो है वो सबसे छोटी बेटी है। यहीं पर मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको, जो किंग लियर की सबसे बड़ी एल्डर डॉटर होती है गोनरिल, जिसका नाम होता है, इसकी शादी होती है ड्यूक ऑफ एल्बनी से। किससे शादी होती है? ड्यूक ऑफ एल्बनी उसका हस्बैंड होता है। और जो इसकी दूसरी बीच वाली बेटी होती है, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? बीच वाली बेटी की बात कर रहे हैं, और ये होती है रीगन। इसका नाम रीगन, ये मिडिल डॉटर है, और इसकी जो शादी होती है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल से होती है। किससे? ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ये इसका हस्बैंड होता है। और तीसरी जो शादी होती है, यानी कि ये कॉर्डेलिया, ये सबसे छोटी यंगर डॉटर होती है किंग लियर की, और इसकी जो शादी तो किंग ऑफ फ्रांस से होती है। इनका हस्बैंड जो बनता है वो किंग ऑफ फ्रांस बनता है, लेकिन इसको एक और शूटर होता है शादी करने का, एक और इच्छुक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ड्यूक ऑफ बरगंडी। ये शूटर होता है कॉर्डेलिया का, लेकिन ये शादी उससे नहीं करता है, मना कर देता है, क्योंकि किंग लियर अपनी छोटी बेटी को अपने राज्य में से, अपनी संपत्ति में से बिल्कुल भी नहीं देता। तो ये सोचता है फिर मैं कॉर्डेलिया से शादी करके क्या करूंगा, जब दहेज में मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। और एक चीज और बता दूं, इसमें एक सब प्लॉट चलती है, उसे भी यहीं पे क्लियर कर दूं, तभी मैं कहानी को शुरू करूंगा। ऑल ऑफ ग्लॉस्टर की, जो ग्लॉसेस्टर है उसकी भी एक कहानी चलती है, जिसका बड़ा बेटा लेजिटिमेट सन होता है, जिसका नाम होता है एडगर। यानी कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, यानी कि जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर होता है, चाहे ग्लॉस्टर पढ़ो या ग्लॉसेस्टर पढ़ो एक ही बात है, जो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर होता है उसका बड़ा बेटा होता है एडगर। और ये जो एडगर होता है ना, ये लेजिटिमेट सन दिखाया जाता है, और बाद में ये भेष बदल लेता है और अपना भेष बदल करके वहीं रहने लगता है, जिसका नाम अपना रख लेता है पुअर टॉम। ठीक है, और इसका इलेजिटिमेट सन होता है। ठीक है, इलेजिटिमेट सन इसका छोटा बेटा एडमंड होता है। ठीक है, ये विलेन समझ लो, इसे खलनायक है ये। ठीक है, इस प्ले का तो एडमंड हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये इसका छोटा, ये सब प्लॉट इसका एक चलता है। ठीक है, बाकी माइनर कैरेक्टर भी हैं इसमें। ग्लॉस्टेस्टर का सर्वेंट एक कुरान दिखाया जाता है, यानी कि देखो यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, ग्लॉसेस्टर का सर्वेंट एक कुरान दिखाया जाता है। इसके बाद अर्ल ऑफ केंट भी दिखाया जाता है। जो अर्ल ऑफ केंट होता है, ये किंग लियर का बहुत ही प्यारा और सच्चा पक्का जो है अर्ल दिखाया जाता है। बहुत ही अच्छा सेवेदार, सेवा करने वाला होता है, और बाद में ये अपना नाम भी चेंज कर लेता है जब वो किंग लियर इसको अपने दरबार से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है कॉर्डेलिया का, इसलिए तो इसका बाद में ये अपना नाम रखता है काइस, CAISE, कैस, या इसे कीज भी पढ़ते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और एक कुछ फूल दिखाए जाते हैं जो कि किंग्स के कंपेनियन और गाइड होते हैं। एक ओसवाल्ड नाम का एक यहाँ पर जो है खिदमतगार दिखाया जाता है, प्रबंधक या कोषाध्यक्ष कैसे हो, गवर्नर का स्टेवर्ड होता है। ठीक है, तो चलो ये तो थी कहानी, मैंने इनके बारे में बता ही दिया है। ये बेसिक चीजें हमने बताई हैं। अभी ड्यूक ऑफ एल्बनी के बारे में बता दिया। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो किसका हस्बैंड दिखाया जाता है? गोनरिल का। ठीक है, और ड्यूक ऑफ बरगंडी जो होता है वो किसी का हस्बैंड नहीं होता है, ध्यान बनाए रखिएगा, ये सिर्फ शूटर होता है कॉर्डेलिया का। लेकिन ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल जो होता है वो हस्बैंड दिखाया जाता है रीगन का, जो उनकी मझली बेटी होती है। और सबसे छोटी बेटी का किंग ऑफ फ्रांस दिखाए जाते हैं ये वाले। ठीक है, जिनका नाम होता है कॉर्डेलिया। सारी चीजें आपको यहाँ पर बेसिक चीजें मैंने आज आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर लिस्ट है। ठीक है, कैरेक्टर लिस्ट में ध्यान दीजिएगा,
हमने क्या बताया आपको, बस समझते रहना। किंग लियर नंबर 1 पे कौन है भैया? किंग लियर है। ये क्या है? किंग दिखाया जाता है कहाँ का? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का राजा है किंग लियर और इसकी 3 पुत्रियां हैं। तीनों पुत्रियों के नाम तुम्हें पता है, गॉनरेल, रीगन, कॉर्डेलिया। ठीक है, और यही व्यक्ति यानी कि किंग लियर ही ये क्या है? प्रोटोगनिस्ट हैं, यानी कि ट्रेजिक हीरो हैं ऑफ द प्ले इस नाटक के। इसके बाद गॉनरेल कौन है? लियर की एल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी पुत्री का नाम है। रीगन कौन है? लियर की सेकेंड डॉटर है। कॉर्डेलिया कौन है? लियर की यंगेस्ट डॉटर है, यानी कि सबसे छोटी बेटी है। तो ये तीनों चीजें गॉनरेल, रीगन, कॉर्डेलिया, सबके बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। किंग ऑफ फ्रांस से किसकी शादी होती है? कॉर्डेलिया की शादी होती है। फ्रांस यानी कि अगर हम किंग ऑफ फ्रांस की बात करें तो ये जो है मैरी कर लेता है किससे? कॉर्डेलिया से। फ्रांस इज ऑनरेबल एंड विलिंग टू सपोर्ट कॉर्डेलियाज एफोर्ट टू रेस्क्यू हिज फादर। और यही एक व्यक्ति होता है जो बाद में बड़ा सम्माननीय व्यक्ति होता है और बाद में इच्छा जाहिर करता है कि चलो कॉर्डेलिया अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए जो एफर्ट कर रही है, प्रयास कर रही है, उसमें उसकी मदद की जाए। ड्यूक ऑफ एल्बनी होता है ये गॉनरेल का हस्बैंड दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की, तो ये जो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल होता है ये रीगन का ब्रूटल हस्बैंड होता है, सबसे खतरनाक क्या? जैसी रीगन है वैसी ये कॉर्नवॉल भी है। ठीक है, ड्यूक ऑफ बर्गंडी की बात करें, ये शूटर फॉर कॉर्डेलिया दिखाया जाता है। कॉर्डेलिया शूटर का मतलब होता है शादी करने का इच्छुक, यानी कि ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो होता है वो कॉर्डेलिया से शादी करने का इच्छुक व्यक्ति है, लेकिन ये रिजेक्ट कर देता है कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए। क्यों कर देता है? वही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि बर्गंडी रिजेक्ट कर देता है कॉर्डेलिया को। कब रिजेक्ट कर देता है भाई? जब ही डिस्कवर्ड, उसे पता चलता है। क्या पता चलता है भाई? डेट की सी विल ब्रिंग हिम नो डाउरी, कि वह अपने साथ किसी भी तरीके का कोई डाउरी लेकर आने वाली नहीं है, उसे कोई भी दहेज या संपत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि किंग लियर की 3 पुत्रियां हैं और किंग लियर ने अपनी सारी संपत्ति 2 के बीच में ही बांट दी और कॉर्डेलिया को कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है वो कॉर्डेलिया के प्यार को रिजेक्ट कर देता है। 9 नंबर पे अगर हम बात करें अर्ल ऑफ केंट, और बाद में ये कीज बन जाता है, अपना नाम कीस रख लेता है। कायस भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जो भी मन करे वो पढ़ लो, मेरा तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही है। तो 9 नंबर पे अगर हम अर्ल ऑफ केंट की बात करें तो ये कीज या कायस है। ठीक है, और ये किंग लियर का लॉयल फ्रेंड या सपोर्टर भी है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, लास्ट तक इसके साथ रहता है, यहां तक कि किंग लियर इसको धुतकार करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये जानता होता है, ये जो ना केंट होता है ये अच्छे से जानता है उनकी दोनों बड़ी बेटियों की धूर्तता के बारे में। वो जानता है कि इसकी दोनों बड़ी बेटियां गॉनरेल और रीगन उसको धोखा जरूर देंगी, इसीलिए वो कहती है कि महाराज कॉर्डेलिया को भी कोई ना कोई कॉर्डेलिया का ही सपोर्ट करने लगता है, और कॉर्डेलिया का सपोर्ट करने के चक्कर में इसे भी किंग लियर जो है वो देश से निकाल देता है। लेकिन ये बहुत फेथफुल होता है, अपने राजा की सेवा करना चाहता है, इसलिए भेष बदल करके, और भेष काय का रख लेता है इसके बाद? कीज यानी कि कायस का रूप रख करके फिर से उन्हीं के साथ रहने लगता है। अगला, ऑल्दो बेनिस्ड, उसे बेनिश कर दिया जाता है। किसको बेनिश कर दिया जाता है? कैंट को। ठीक है, कैंट डिस्गाइजेज हिमसेल्फ, कैंट अपने आप को डिस्गाइज करता है। डिस्गाइज का मतलब होता है रूप बदल लेना। ठीक है, और रूप बदल करके क्या रख लेता है? देखो यहां पे लिखा है कीस रख लेता है या कायस रख लेता है, इन एन एफोर्ट टू स्टे। और किस लिए रख लेता है? जिससे कि वो अपने राजा के क्लोज एकदम पास बना रहे और पास रह करके उनकी सेवा कर सके, उनकी मदद कर सके। अल आप ग्लाउस्टर पढ़िएगा या ग्लाउसेस्टर पढ़िए। ठीक है, इनके दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है, ग्लाउस्टर और ग्लाउसेस्टर। यहां पर देखिएगा लियर्स लॉयल फ्रेंड दिखाया जाता है। ग्लाउसेस्टर इज अ फूलिश ओल्ड मैन, एक बहुत ही फूलिश मूर्ख ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन क्या है, इसकी भी कहानी बिल्कुल देखो, इधर किंग लियर को इनकी बेटियों के द्वारा धोखा दिया जाता है, किंग लियर भी जो है बेटियों को पहचानने में धोखा खा जाता है, और जो अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर होता है दूसरा, वो भी अपने बेटों दोनों बेटों में से सही बेटी की पहचान करने में धोखा खा जाता है। तो यहाँ पर दोनों की कहानी, प्लॉट सब प्लॉट दोनों एक साथ चलते रहते हैं। मैंने क्या, एक किंग लियर की कहानी चलती है, दूसरी अर्ल ऑफ ग्लाउसेस्टर की कहानी चलती है, जिसमें एडगर और एडमंड, एडगर जो है वो इनका जो है लेजिटिमेट सन दिखाया जाता है, जो कि बड़ा बेटा होता है, और एडमंड जो है इलेजिटिमेट सन दिखाया जाता है, जो कि यंगर यानी कि छोटा बेटा होता है। ठीक है, फुलिश ओल्ड मैन होता है हुज इनएबिलिटी, जो नहीं पहचान पाता है, टू सी द ट्रुथ, सच्चाई को नहीं देख पाता है, इन हिज यंगेस्ट सन की। ओके,
एंगेज सन्स बर्ड पैरेलल लीयर्स ओन डिफिकल्टीज हिज गॉनरेल एंड रीगन। वो सब बातें जो लिखी गई हैं हमने डिस्कस कर दी हैं आपके साथ। अगला देखिएगा, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, तो नेक्स्ट क्या चीज है, ड्यूक ऑफ, अच्छा ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट 11 नंबर पे देखो एडगर। मैंने क्या बताया एडगर के बारे में, एडगर इनका लेजिटिमेट सन है और बड़ा बेटा है, ओल्डर सन है ग्लॉसेस्टर का, ठीक है। और एडगर इज ग्लॉसेस्टर्स ओनली लेजिटिमेट सन। कैसा सन है, लेजिटिमेट सन है, ध्यान रखना। एडमंड, अब दूसरा एडगर के बाद इनका दूसरा बेटा आएगा जो कि यंगर, ग्लॉसेस्टर का यंगर सन है और इलेजिटिमेट सन, यानी कि यंगर है और इलेजिटिमेट है, ध्यान बनाए रखना। ऑसवाल्ड की बात करें तो ये स्टीबार्ड दिखाया जाता है। स्टीबार्ड का मतलब होता है मुख्य प्रबंधक, कोषाध्यक्ष, खिदमतगार, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। चीफ सर्वेंट दिखाया जाता है इन गॉनरेल्स हाउस, किसके, गॉनरेल का। तो यही बात बस ध्यान बनाए रखना है, ये गॉनरेल का स्टीबार्ड है, ठीक है। गॉनरेल, ऑसवाल्ड हमेशा जो है किसकी ओबे करेगा, किसकी आज्ञा का पालन करेगा, अपनी मिस्ट्रेस की। और मिस्ट्रेस इसकी कौन है, मिस्ट्रेस है इनकी गॉनरेल। गॉनरेल यानी कि जो किंग लियर की सबसे बड़ी बेटी है और जिसने शादी की है किससे, ड्यूक ऑफ एल्बनी से शादी की है। तो ये जो मिस्ट्रेस जो भी कमांड देंगी, जो भी आदेश देंगी, उस आदेश का पालन कौन करेगा, ऑसवाल्ड करेगा, ओके। और उसकी मदद भी करेगा, यानी कि हेल्प्स हर इन हर कॉन्स्पिरेसीज। जितनी भी कॉन्स्पिरेसी करती हैं, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना, तो जितने भी ये षड्यंत्र करती है उन सभी षड्यंत्रों में ये उसका साथ देता है, इसका नौकर। कुरान कौन दिखाया जाता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ग्लॉसेस्टर का सर्वेंट दिखाया जाता है, नौकर दिखाया जाता है। एक फूल लॉयल मेंबर होता है ऑफ द किंग्स कोड, और ये जो फूल होता है वो अज्यूम कर लेता है द रोल ऑफ प्रोटेक्टर टू लियर व्हेन कॉर्डेलिया इज बैनिश्ड। जब कॉर्डेलिया को राज्य से निकाल दिया जाता है तब, यानी कि हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये जो फूल है ना वो किंग्स का कंपेनियन है, राजा का साथ ही रहता है और उसे गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। अब अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ हो तो भाई ये डायग्राम एक बार देख लेना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैंने डायग्राम पे ये बना दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी करने की, देखो किंग लियर है, किंग लियर की 3 बेटी हैं, कौन कौन सी हैं, गॉनरेल है, ड्यूक ऑफ, और गॉनरेल क्या है, एल्डर बेटी है, और इसका हस्बैंड कौन है, ड्यूक ऑफ एल्बनी है। रीगन जो है इसकी मिडिल डॉटर है, और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल यानी कि इसका हस्बैंड इससे शादी करती है। और तीसरा कॉर्डेलिया है, कॉर्डेलिया सबसे छोटी है और इसकी जो शादी होती है वो किंग ऑफ फ्रांस से होती है। ड्यूक ऑफ बर्गंडी भी दिखाया जाता है, ये सूटर फॉर कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया का सूटर है, यानी कि कॉर्डेलिया से शादी करने का इच्छुक व्यक्ति है, लेकिन ये मना कर देता है, किसके खातिर, कि कॉर्डेलिया अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं ला रही है, क्योंकि राजा ने इसको अपने राज्य से बिना किसी संपत्ति से बेदखल कर दिया है। और दूसरी एक सब प्लॉट चलती है ऑल ऑफ ग्लॉसेस्टर की, ऑल ऑफ ग्लॉसेस्टर की। इसका जो बड़ा बेटा है उसका नाम है एडगर, जो बाद में पुअर टॉम का भेष बना करके रहने लगता है वहीं पर। ये लेजिटिमेट सन है, बड़ा बेटा है, और एडमंड जो है इलेजिटिमेट सन है, छोटा बेटा है। इसके कुछ मैनर कैरेक्टर भी हैं यहाँ पर। कुरान ग्लॉसेस्टर का सर्वेंट दिखाया जाता है, ऑल ऑफ केंट कीस का जो बाद में रूप धारण कर लेता है, फूल दिखाया जाता है, किंग्स कंपेनियन और गाइड दिखाया जाता है, ऑसबॉल्ड गॉनरेल का स्टेबार्ड दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अगर देख लोगे तो कहानी आधी ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। बोले इतना क्लियर है, तो चलो अब हम लोग इसका समरी डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर और इसके बैकग्राउंड सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। कहानी देख लो क्या है भाई। कहानी की अगर हम बात करते हैं तो कहानी कुछ इस तरीके से भाई शुरू होती है। एक कहानी ब्रिटेन के एक बूढ़े राजा जिनका नाम होता है किंग लियर। क्या नाम होता है? किंग लियर की है। राजा को अपनी तारीफ सुनने का काफी शौक है। उसकी 3 बेटियां हैं। उनकी कितनी? 3 बेटियां हैं। राजा काफी बूढ़ा हो चुका है और ये सोचता है कि उसे अपने कामकाज से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राजा अपनी सारी संपत्ति को अपनी बेटियों में बांटना चाहता है, लेकिन इससे पहले वह उनसे सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी बेटी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। उसी के हिसाब से राजा उनमें अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। लियर की पहली बेटी का नाम गॉनरेल है, दूसरी बेटी का नाम रीगन है और तीसरी बेटी का नाम क्या है? कॉर्डेलिया है। यहां पर तीनों को मेंशन किया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पिक में सब नजर आ रही होंगी। राजा अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए एक सभा का आयोजन करता है, जिसमें वह अपने बेटियों के साथ अपने पति
उनके पतियों को भी बुलाता है। उसकी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से विवाह करने के लिए दो राजा, एक ड्यूक ऑफ बरगंडी और किंग ऑफ फ्रांस भी उस सभा में आते हैं। कौन? ड्यूक ऑफ बरगंडी और किंग ऑफ फ्रांस। हमने बताया ड्यूक ऑफ बरगंडी सिर्फ शादी करने के लिए इच्छुक व्यक्ति है, लेकिन बाद में शादी कौन करता है? किंग ऑफ फ्रांस करता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिएगा, इस सभा के अंदर राजा का एक बहुत ही विश्वसनीय जो है नौकर दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है केंट। क्या नाम होता है भाई? जिसका नाम क्या होता है? केंट। और बाद में ये भेष काय का रख लेता है? कीज का रख लेता है। वो भी वहां पर उपस्थित होता है और एक फूल भी वहां पर होता है। मैंने बताया वो फूल जो है वो हमेशा इनकी क्या करता है? मदद करता है। ये जो फूल है ना, वो हमेशा इनकी क्या करता है? मदद करता है। कौन? फूल। ये है फूल, दिख गया होगा, प्रोटेक्टर का काम करता है। ये भी वहीं कहां पर? उसी सभा में उपस्थित होता है। राजा अपनी बेटियों से कहते हैं, और ये जो राजा होते हैं वो अपनी बेटियों से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि तुम अपने प्यार मेरे प्रति बयान करो, कि तुम तीनों में से कौन अधिक मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। राजा की दोनों बेटियों को ये पता होता है कि उसके पिता को चापलूसी सुनना बहुत पसंद करते हैं। वो उन्हें जितनी तारीफ की जाए वो उतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए वह चापलूसी भरे उत्तर देती हैं। क्योंकि ये दोनों बेटियां जो हैं, बड़ी बेटी और मझली बेटी, ये दोनों बहुत चालाक होती हैं। वह इस संसार में अपने पिता के अलावा क्या बोलती हैं, किस तरीके से देखो वो तारीफ करती हैं। वो कहती हैं कि हम जो हैं इस संसार में अपने पिता के अलावा किसी और से इतना प्यार नहीं करती जितना कि वह अपने पिता से करती। ये सब सुनकर राजा लियर अपनी संपत्ति का बड़ा भाग इन दोनों को दे देता है। इसके बाद राजा की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया से अपना प्यार बयान करने को कहता है। अब लास्ट में सबसे बोला जाता है, कॉर्डेलिया तुम भी बताओ कि तुम राजा को कितना प्यार, हमें कितना प्यार करती हो। वह कहती है कि मैं आपको सिर्फ उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ जितना एक पुत्री को अपने पिता से करना चाहिए। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और कॉर्डेलिया को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है। ये जो कॉर्डेलिया है उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। केंट ये सब देख रहा होता है और कहता है कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी बेटी कॉर्डेलिया को भी अपनी संपत्ति का हिस्सा देना चाहिए। ये बात कौन कहता है? जो केंट होता है वो कहता है कि आपको भी अपनी बेटी, यानी कि जो भी संपत्ति है उसमें से जो 1/3 भाग है वो अपनी बेटी, सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को भी देना चाहिए। क्योंकि ये जानता था इनकी दोनों बड़ी बेटियां वो धूर्त स्वभाव की हैं, ये झूठ बोल रही हैं और कॉर्डेलिया ही तीनों में से सबसे अच्छी है और वो सच्चे मन की है, तो इसलिए। लेकिन केंट आगे क्या होता है, जब ये बात सुनते हैं तो राजा इस बात को सुनकर के कि ये केंट जो है वो कॉर्डेलिया का सपोर्ट कर रहा है, तो केंट को भी देश निकालने की सजा दे देते हैं। यानी कि इसको भी किंग लियर जो है अपने राज्य से बाहर निकाल करके फेंकवा देते हैं। लेकिन केंट अपने राजा के लिए बहुत ही वफादार है। ये जो केंट है ना वो बहुत वफादार है राजा के लिए। वह भेष बदल करके फिर से राजा के दरबार में एक सेवक के रूप में सेवा करता है और जब वो भेष बदल लेता है तो अपना नाम क्या रख लेता है? तुम्हें पता है? वो नाम अपना रख लेता है, ये है कीज या काइस। ये सब देखकर ड्यूक ऑफ बरगंडी जो होते हैं, यानी कि ये सब देखकर कि कॉर्डेलिया को कुछ भी नहीं मिला, तो ये जो ड्यूक ऑफ बरगंडी हैं शादी से इनकार कर देता है, क्योंकि अब कॉर्डेलिया को उसकी संपत्ति का कोई भी भाग नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर कौन आए हुए होते हैं उस सभा में? फ्रांस के राजा फिर भी कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए तैयार रहता है। फ्रांस का राजा जो किंग ऑफ फ्रांस है वो कहते हैं नहीं, मैं कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए तैयार हूं, आपकी छोटी बेटी मुझे चाहिए। राजा अपनी सारी संपत्ति को अपनी दोनों बड़ी बेटियों में बांट देता है। दोनों बड़ी बेटियों से मतलब गोनरेल और रीगन दोनों को बांट देता है। गोनरेल का हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी होता है और रीगन का हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल होता है। लेकिन अपनी संपत्ति में से राजा अपने पास 100 सैनिक रख लेता है। कितने सैनिक रख लेता है किंग लियर? वो अपने पास 100 जो है सोल्जर्स रख लेता है, ताकि उसे अपने राजा होने का एहसास बना रहे। और ये भी घोषणा करता है कि वह अपनी दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेगा। कभी
जो है गॉनरेल के पास चला जाएगा तो कभी वो रीगन के पास चला जाएगा। इतना क्लियर है। अब एक दूसरी कहानी चलती है और दूसरी कहानी में हमने तुम्हें बताया था किसकी कहानी होती है, अर्ल ऑफ, ये सब प्लॉट है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर का। तो राजा के दरबार में एक दरबारी ग्लॉसेस्टर के भी दो बेटे हैं जिनका नाम एडगर और एडमंड है। जिनका नाम क्या है? एडगर और एडमंड है। इन दोनों को भी ध्यान बनाए रखना आप। जिनमें से एडगर ग्लॉसेस्टर का जायज बेटा है, लेजिटिमेट सन है और बड़ा बेटा है। एडमंड ग्लॉसेस्टर का नाजायज बेटा है, इलेजिटिमेट सन है, ये नाजायज है और छोटा है। ठीक है, किससे? एडगर से। इतना क्लियर हो लिया। एडमंड को अपने, अब ये जो इनका छोटा बेटा एडमंड जो कि इलेजिटिमेट है, नाजायज होने पर बहुत ही गुस्सा आता है। वह एडगर और उसके पिता ग्लॉसेस्टर में लड़ाई करवाने का निश्चय कर लेता है। अब ये कॉन्स्पिरेसी करता है, अब ये षड्यंत्र रचता है कि किस तरीके से हम जो ग्लॉसेस्टर यानी कि हमारे जो पिता हैं और ये जो हमारा सौतेला भाई एडगर है, इन दोनों के बीच में झगड़ा कैसे उत्पन्न करवाएं, यानी कि किस तरीके से लड़ाई करवाएं। ये दिमाग में इसके ये षड्यंत्र चलने लगता है। ग्लॉसेस्टर से कहता है कि पिताजी, एडगर आपको मारना चाहता है। कौन कहता है? एडमंड कहता है। किससे? ग्लॉसेस्टर से, कि पिताजी ये जो एडगर है ना वो आपको मारना चाहता है और संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। ये सुनकर ग्लॉसेस्टर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद एडमंड अपने सौतेले भाई एडगर के पास जाता है। अब ये बात किससे? इससे कह करके चलाया। अब एडमंड किसके पास चला जाता है? अपने सौतेले भाई एडगर के पास चला जाता है। ठीक है, और कहता है कि पिताजी तुमसे बहुत गुस्सा हैं, तुम पिताजी से बच के रहियो। पिताजी जो हैं, जो ग्लॉसेस्टर हैं, वो बहुत ही गुस्सा हैं तुमसे। एडगर बोले हमसे क्यों गुस्सा हैं, और तुम्हें मारना भी चाहते हैं। अगर तुम उनके सामने पहुंच गए तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर एडगर वहां से जंगल में भाग जाता है और अपना बेस बदलकर पुअर टॉम, नाम क्या रख लेता है? पुअर टॉम नाम रख लेता है। पुअर टॉम नाम के भिखारी का नाम से, यानी कि भिखारी बनकर के वो वहीं जंगल में रहने लगता है। दूसरी तरफ एडमंड अपने आप को घायल करके अपने पिता के, अब ये जो एडमंड होता है ये अपने आप को खूब घायल कर लेता है और घायल करके कहाँ पहुंच जाता है? पिता के पास पहुंच जाता है और कहता है कि एडगर ने उसे घायल कर दिया। एडगर मुझे जान से मारने आया था, वो तो मैं कैसे ही बच गया, वो घायल करके मुझे जंगल भाग गया है क्योंकि वह उसे मारना चाहता था। फिर ग्लॉसेस्टर अपनी सारी संपत्ति का मालिक एडमंड को बना देते हैं, जो इनका इलिजिटिमेट सन होता है। ठीक है, एडमंड को ये ग्लॉसेस्टर सारी संपत्ति दे देते हैं। तो देखो, इनको भी अपने दोनों बेटों में से सही कौन है गलत कौन है इसको पहचानने में गलती हो गई। जबकि षड्यंत्रकारी कौन है? षड्यंत्रकारी तो एडमंड है, इलिजिटिमेट सन है, ये तो अच्छा बेटा है उनका। बट यहाँ पर इनके पिता से इन दोनों के कैरेक्टर को पहचानने में क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। दूसरी तरफ राजा लियर अपने 100 सैनिकों के साथ गॉनरेल के पास रहने के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ क्या होता है कि ये जो किंग लियर हैं वो अपने 100 सैनिकों के साथ जो है गॉनरेल, इनकी जो बड़ी बेटी है उसके पास रहने के लिए निकल पड़ते हैं। गॉनरेल अपने नौकरों से पहले ही कह देती है कि लियर अब राजा बाजा कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए उनके साथ तुम्हें कोई भी राजा जैसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। गॉनरेल का एक सेवक जो है ओसवाल्ड राजा के साथ बदतमीजी भी करता है। राजा उसे अपनी सेवा में ले लेते हैं और उससे अपना सारा काम करवाने लगते हैं। किससे? ओसवाल्ड से। ओसवाल्ड कहां पर है? दिखाएं तुमको, ये है ओसवाल्ड। ये कौन है? ओसवाल्ड। दिख रहा होगा इस पिक में, ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसकी शिकायत ओसवाल्ड, जो ओसवाल्ड होता है गॉनरेल से करता है, क्योंकि ये तो गॉनरेल का ही नौकर है। गॉनरेल जो बात कहेगी वही ओसवाल्ड मानेगा, क्योंकि ओसवाल्ड का स्टेवार्ड, ओसवाल्ड स्टेवार्ड जो ठहरा किसका? गॉनरेल का। तो इसकी शिकायत जो गॉनरेल का नौकर होता है ओसवाल्ड वो करता है। ओसवाल्ड जाता है गॉनरेल के पास और कहता है, क्या कहता है? कि तुम्हारे पिता मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं, हर छोटे मोटे काम हमसे करवाते हैं। ठीक है, तो ये गॉनरेल क्या करती है? राजा की जो बड़ी पुत्री है ये क्या करती है? ये अपने पिता को डांटती है। किसको? किंग लियर को। अपने पिता को डांटते हुए कहती है कि अब वो राजा नहीं, अब तुम राजा नहीं हो जो तुम इस तरीके से नौकरों
के साथ ऐसा ट्रीट करते हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे उनका व्यवहार झलकने लगा है कि संपत्ति मिल जाने के बाद में उनके व्यवहार में किस तरीके से परिवर्तन हुआ। इसलिए उन्हें अपने साथ और एक चीज कहती है अभी यहीं पर कि अब तुम राजा नहीं हो और तुम्हें अपने 100 सैनिकों को भी रखने की आवश्यकता नहीं है। भाई इन सैनिकों की संख्या घटा करके कितनी कर दे, 50 कर दे, 50 सैनिक ही रख सकते हो। ऐसा सुनकर राजा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वह गोनरिल को बहुत भला बुरा कहने लगते हैं, उन्हें अभिशाप देते हैं कि ऐसी संतान कभी किसी पिता को भी ना दें। फिर इसके बाद वह अपनी दूसरी बेटी रीगन के पास रहने के लिए चले जाते हैं। किसके पास? रीगन। यानी कि अगर हम बात करें इसके बाद ये रीगन के पास रहने के लिए चले जाएंगे। लेकिन इसी के दरमियान क्या होता है, गोनरिल जो इसकी बड़ी बेटी होती है वो गोनरिल अपनी छोटी बहन रीगन के लिए एक पत्र लिखती है कि पिताजी अब तुम्हारे पास रहने के लिए आ रहे हैं। मुझे उनको यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वे अपने साथ 100 सैनिक भी रखते हैं। मैंने उन्हें 50 सैनिक रखने की अनुमति दे दी थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अब वह तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। तो अब ये जो इतना ऐसा पत्र लिखते हैं और ऐसा पत्र लिख करके जो गोनरिल है वो अपने नौकर ऑसबोल्ड से कहती है कि राजा के पहुंचने से पहले तुम ये पत्र हमारी छोटी बेटी के पास हमारी छोटी बहन के पास पहुंचा दो। और ये ऑसबोल्ड बहुत जल्दी जल्दी जाता है और राजा के वहां पहुंचने से पहले खुद पहुंच जाता है। किसके यहाँ? रीगन के यहाँ। बात क्लियर हो ली यहां तक? देखिएगा अब थोड़ी सी कहानी और आगे बढ़ती है। तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं राजा अपनी मझली बेटी से। अब राजा मन ही मन में रास्ते रास्ते खूब सपने देख रहे हैं कि उनकी जो बीच वाली बेटी है, मझली बेटी है, वो ये उम्मीद रखते हैं कि उसका स्वागत बड़ी धूमधाम से करेगी। लेकिन जब राजा वहां जाकर देखते हैं तो उनका कलेजा फटा का फटा ही रह जाता है। यानी कि वहां तो उनकी इससे भी ज्यादा बद से बदतर बेइज्जती की जाती है राजा की, किंग लियर की, क्योंकि उनकी बेटी कहती है कि आपको अपने पास 50 सैनिक नहीं, अब सिर्फ 25 सैनिक ही तुम यहां रख सकते हो। यह सुनकर राजा बहुत दुखी होता है। वह सोचता है कि उनकी बेटी उनको धोखा दे रही हैं। ये सब सोचकर राजा अपनी सबसे छोटी बेटी को याद आती है, यानी कि अब वही कॉर्डेलिया याद आ रही है, जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, जिसको राजा ने अपनी संपत्ति का कुछ भी हिस्सा नहीं दिया था। अब उसकी याद आती है इनको। इसमें होता क्या है कि भाई याद तो आती है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, क्योंकि राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो इनको शर्म भी लग रही है कि मैं किस मुंह से अपनी उस छोटी बेटी के पास जाऊं जिसे उन्होंने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। राजा वहां से भाग जाते हैं और जो किंग लियर हैं वो ऐसा व्यवहार करने लगते हैं मानो कि वो पागल हो गए हों। लियर वहां से जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उसे किससे मुलाकात होती है? पुअर टॉम। और पुअर टॉम कौन होता है? वही जो अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर थे, उनका सबसे बड़ा बेटा, लेजिटिमेट सन पुअर टॉम, जो एक भिखारी का रूप बना करके वहां जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगता है। तो उसी से इनकी मुलाकात होती है। किसकी? किंग लियर की। टॉम के साथ राजा अपने काउंसलर की तरह व्यवहार करता है। टॉम के साथ राजा अपने काउंसलर की तरह व्यवहार करता है। जब सारी बातें राजा के बारे में ग्लॉसेस्टर को पता चलती हैं तो वह उनकी मदद के लिए अपने पुत्र एडमंड से कहता है। ग्लॉसेस्टर को क्या पता कि एडमंड जो है वो बहुत ही, ग्लॉसेस्टर को भी नहीं पता था, इसको भी नहीं पता था कि एडमंड जो है वो उसे धोखा देगा। ये सारी बातें अपने इस छोटे बेटे को बता देते हैं तो वह उनकी मदद करने के लिए अपने पुत्र एडमंड से कहता है कि हमें उनकी कोई मदद करनी चाहिए। ये बात ग्लॉसेस्टर का पुत्र एडमंड, जो ग्लॉसेस्टर का पुत्र क्या है, छोटा बेटा, उसका नाम एडमंड है, जाकर किसको बता देता है? रीगन और उसके पति कॉर्नवाल को बता देता है। यानी कि ये रीगन और उसके पति कॉर्नवाल के पास में चले जाते हैं। कौन? ये एडमंड चला जाता है किसके पास? इस कॉर्नवाल के पास। ये तो तुम्हें पता ही है, बहुत नालायक है, ठीक है। और रीगन, जैसी रीगन है वैसी ये है, ये कोई अलग थोड़े ना है, ठीक है।
अब आगे क्या होता है, जब उसे जाकर के ये गद्दारी कर देता है इनका छोटा बेटा एडमंड, तो सारी चीजें भाई उनको बता देता है जाकर के। फिर कहानी में अलग मोड़ आ जाता है यार। अलग मोड़ क्या आ जाता है कि ये जो कॉर्नवॉल है, यानी कि रीगन का हस्बैंड कॉर्नवॉल, ये दोनों आते हैं और ग्लॉसेस्टर की आंखों को निकलवा देते हैं, जिसकी वजह से ग्लॉसेस्टर पूरी तरह से अंधा हो जाता है। देखो पिक में भी हमने यहाँ पर लगा रखा है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और खून ही खून बह रहा है। तो ये कौन आते हैं, यानी कि रीगन का पति जो है ड्यूक ऑफ जो कॉर्नवॉल है वो आता है और ग्लॉसेस्टर की आंखों को निकाल लेता है और वो अंधा हो जाता है। इसी दौरान रीगन के पति को, अब जो रीगन का पति कॉर्नवॉल है उसको कौन मार देता है, एक नौकर मार देता है। किसका, इसी के साथ में एक नौकर होता है और वो इसको मार देता है, क्योंकि ये इतना धूर्त कार्य करता है किसी की आंखें निकालने का। उस नौकर को ये अच्छा नहीं लगता और वो धड़ाक से इसके पेट में छुरा घोंप करके मार डालता है। किसको, इसको कॉर्नवॉल को, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को, इसको भी मार देता है। तो कितनी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु का सिलसिला जारी है। और तुम तो जानते हो यार विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी और उसमें खूना खच्चर ना हो, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहां पर अब खूना खच्चर जारी हो गया, यानी कि मृत्यु का सिलसिला शुरू हो चुका है, मौतों का। कॉर्नवॉल के मरने के बाद एडमंड ब्रिटेन की सेना का नायक बन जाता है और ये जो एडमंड है ना, उनका बड़ा छोटा बेटा, ये ब्रिटेन की सेना का नायक बन जाता है। एडमंड अपनी सेना के साथ मिलकर के, अब एडमंड की सेना और किसकी, एडमंड की सेना और ब्रिटेन की जो सेना थी, उन दोनों सेनाओं ने मिलकर के फ्रांस की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। फ्रांस की सेना, फ्रांस का भाई है किंग ऑफ फ्रांस, यानी कि जिससे शादी हुई थी कॉर्डेलिया की, उनकी सेना पर आक्रमण कर देता है और उनकी सेना को हरा देता है। राजा की सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया और उसके पिता किंग लियर को बंदी बना करके ले आता है और उन्हें कारागार में बंद कर देता है और उन दोनों को मरवाने का आदेश दे देता है पुअर टॉम। अब यहाँ पे जो पुअर टॉम होता है वो अपने छोटे बेटे एडमंड को युद्ध के लिए ललकारता है कि तू चल अब मेरे साथ युद्ध कर। कौन, एडगर किसको ललकारता है, अपने छोटे भाई एडमंड को ललकारता है और यहां पर ये जो एडगर है वो एडमंड को जान से मार देता है। ठीक है, पुअर टॉम किसको मार देता है, एडगर जो है वो एडमंड को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ रीगन का पति भी मर चुका है। किसका, रीगन का पति भी मर चुका है। एक बीच में थोड़ी सी कहानी रह गई थी, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो रीगन और कॉनरिल दोनों ही एडमंड के लिए, जो एडमंड है, ठीक है, इसकी पर्सनालिटी देखने वाले में तो बहुत सुंदर खूबसूरत है ही है। तो ये दोनों ही, कौन, रीगन और गॉनरिल, ये दोनों बहनें, किंग लियर की दोनों बड़ी बेटियां एडमंड के लिए अपना प्यार दिखाती हैं, यानी कि एडमंड की पर्सनालिटी की ओर अट्रैक्टिव होती चली जाती हैं, यानी कि उसके साथ रिश्ता बना करके रखना चाहती हैं। दोनों के मन में एडमंड को पाने की जो चाहत है ना वो बढ़ती चली जा रही है। ये सोचकर रीगन एडमंड को शादी का प्रस्ताव रखती है। यहां पे जो रीगन है जिसका पति मर चुका है, ठीक है, रीगन का पति कौन था, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, जिसको एक नौकर मार डालता है, ठीक है, अब वो मर चुका है। तो ये क्या कहती है, एडमंड के सामने अपने शादी का प्रस्ताव रखती है। जब ये बात गॉनरिल को पता लगती है तो गॉनरिल क्या करती है, देखो सगी बहन है यहाँ पे, और गॉनरिल क्या करती है, सबसे बड़ी बेटी किंग लियर की, वो रीगन को जहर दे करके मार देती है। किस लिए, क्योंकि गॉनरिल भी एडमंड को प्यार करती है और रीगन भी उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। तो गॉनरिल ने सोचा कि यार ये कैसे, अब देखो, इसलिए गॉनरिल अपनी ही बहन को जहर देकर के मार देती है। जब ये बात गॉनरिल के पति को पता लगती है, और गॉनरिल का पति जो ड्यूक ऑफ एल्बनी होता है वो अच्छा व्यक्ति होता है, जब उससे पता लगती है कि मेरी जो गॉनरिल है, मैं यहाँ पे तुम्हें पिक दिखाता हूं, ये जो गॉनरिल बड़ी बेटी है और बड़ी बेटी की शादी हुई थी ड्यूक ऑफ एल्बनी से। जब ड्यूक ऑफ एल्बनी को यह पता लगता है कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है और ये एडमंड को चाहती है, और एडमंड की चाहत में इसने अपनी छोटी बहन रीगन का कत्ल कर दिया, उसे जहर देकर के मार दिया है, तो ये सतर्क हो जाता है और ये क्या करता है, अपनी पत्नी जो है गॉनरिल को मार देता है। जब भाई किसी को भी अगर ये बात पता लगेगी कि वो उसके साथ धोखा कर रही है, तो ये क्या करता है, ड्यूक ऑफ एल्बनी अपनी ही पत्नी गॉनरिल को वहां पर मार देता है। तो
तो गोनेरिल भी आत्महत्या करती है, शायद जाने मारता है, आत्महत्या कर लेती है गोनेरिल खुद से ही। राजा की सबसे छोटी पुत्री अब कॉर्डेलिया की बात आती है, तो कॉर्डेलिया जो है वो अभी भी बंदी गृह में है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है और राजा उसको अपनी बाहों में लेकर के रोते रहते हैं, बेचारे बिलखते रहते हैं और रोते रोते वो भी अपने प्राण वहीं पर त्याग देते हैं। इसके बाद कहानी के जो जीवित प्राणी कौन कौन रह गया जीवित, एक कैंट बचा है, दूसरा गोनेरिल बचा, गोनेरिल का पति एल्वनी बचा है और एडगर, ठीक है, ये इतने बचे हैं, 3 लोग बचे हैं जीवित। इसमें कौन कौन, कैंट, एल्वनी, एडगर, कैंट, एल्वनी, एडगर, जो अच्छे अच्छे लोग थे वही बचे हैं, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ एल्वनी जो है वो कैंट और एडगर से कहते हैं कि अब तुम यहां का शासन संभालोगे, लेकिन कैंट कहता है कि मुझे अपने राजा के पास ही जाना है, मुझे कोई शासन वासन नहीं संभालना है, मैं तो अपने राजा के पास जा रहा हूं। कौन, ये कैंट कहता है, क्योंकि उसे अपने राजा की सेवा, और उसके किंग लियर कहाँ है, वो तो मर करके ऊपर पहुंच गए, तो इसका मतलब ये अपनी इच्छा ये जाहिर कर रहा है कि मुझे भी मरना है और मर करके ऊपर जाकर के मुझे अपने राजा की सेवा करनी है। कौन कह रहा है, कैंट। अब यहाँ पे कैंट की वफादारी आपको पता चल रही होगी कि ये कितना वफादार था किंग लियर के प्रति, ठीक है। तो मैं अब जीना नहीं चाहता, इसी के साथ कैंट की भी मृत्यु हो जाती है। अब नाटक में कौन बचा है, एडगर और एल्वनी, तो 2 ही ये बचे हैं लास्ट में, ठीक है। एडगर और एल्वनी दोनों ही वहां के शासक हैं और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस को, इस प्ले की, ठीक है। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी उन सभी को हम लोग इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।